वीडियो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन से स्टार्ट होता है जहां जिन काम स्टांस में खड़ा है, स्वॉर्ड स्लाइटली एंगल्ड और आईज कंप्लीटली फोकस्ड। उसकी बिल्कुल सामने खड़ा रेड घोस्ट कैप्टन कंपोज टोन में बोलता है, आगे बढ़ो, मुझे हरा के दिखाओ। नेक्स्ट मोमेंट में दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। कैप्टन अपने स्पीयर को फॉरवर्ड थ्रस्ट पोजीशन में लाता है जबकि जिन अपनी स्वॉर्ड को डिफेंसिव एंगल में रखता है। दोनों के बीच डिस्टेंस रैपिडली क्लोज होता है और उनके सराउंडिंग्स में डस्ट और हवा का प्रेशर क्लियरली विजिबल है। जिन एक सडन मूवमेंट नोटिस करता है जहां कैप्टन अपनी ट्रेजेक्ट्री स्लाइटली चेंज करता है। जिन का हेड टिल्ट होता है और उसकी आंखें शार्प हो जाती हैं, जो दिखाता है कि वो इंस्टेंटली इनकमिंग अटैक को रीड कर रहा है। कैप्टन एक वाइड आर्क स्विंग के साथ अटैक लॉन्च करता है। उसका पूरा बॉडी रोटेशन यूज होता है जिसमें शोल्डर से लेकर रिस्ट तक फुल फोर्स ट्रांसफर होता है। जिन उस अटैक को परफेक्टली टाइम करके ब्लॉक करता है और दोनों वेपन्स क्लैश करते हैं। कैप्टन अटैक के बीच ही बोलता है, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर वो मूव ऑन पर अग्रेसिव फॉलो अप अटैक करता है और बोलता है, तो वहां बेवकूफ की तरह खड़े मत रहो, मुझे हरा के दिखाओ। जिन कुछ नहीं कहता, बस इमीडिएटली रीपोजिशन करता है, लो स्टांस लेके साइड से मूव करता है। ये देख के कैप्टन का अग्रेशन सडनली और बढ़ जाता है। उसकी आंखें इंटेंस हो जाती हैं और वो शाउट करता है, अपनी छुपी हुई ताकत बाहर निकाल, धोखेबाज कमीने। वो ऑलरेडी फील कर चुका है कि जिन नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है। जिन कामली रोटेट करके एक काउंटर एंगल क्रिएट करता है। उसका मूवमेंट स्मूथ और मिनिमल है। फिर वो एक क्लीन स्लैश एग्जीक्यूट करता है जो डायरेक्ट और प्रिसाइज है। कैप्टन इस अटैक को देखते ही इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और डॉज कर देता है। कैप्टन स्मर्क करता है और कहता है, मैंने ये मूव पहले ही देख लिया है, तो ये ऑरा स्लैश सिर्फ एक चारा था डिस्टेंस क्लोज करने के लिए। कैप्टन इंटरनली कंक्लूड करता है, ये मेरे स्पीयर स्टाइल के अगेंस्ट एक काउंटर अटैक है, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करेगा। तभी जिन सडनली जंप करके उसके ऊपर चला जाता है और वर्टिकल एंगल से अटैक लॉन्च करता है। ये मूवमेंट कैप्टन को मोमेंटरीली कंफ्यूज करता है। उसको रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता, जो एक ओपनिंग क्रिएट करता है। फिर जिन का अटैक कनेक्ट होता है और कैप्टन अपने शोल्डर पर डैमेज फील करता है। वो शॉक में बोलता है, ये बहुत फास्ट है। उसका बॉडी बैकवर्ड पुश होता है जो क्लियरली दिखाता है कि जिन की स्पीड उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। फिर मूव ऑन लाइटनिंग स्पीड से कैप्टन के तरफ चार्ज करता है, लेकिन कैप्टन अपना बैलेंस रीगेन करके डिस्टेंस क्रिएट करता है। और कैप्टन इंटरनली सोचता है, ये बाकी मेनलैंड वॉरियर्स जैसा बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं। वो और एनालाइज करके सोचता है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि मेनलैंड का कोई वॉरियर इतना रिफाइंड हो सकता है। फिर कैप्टन डिस्टेंस क्रिएट करता है और नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होता है। कैप्टन फाइनली डिसाइड करता है अपनी फुल पावर यूज करने का। वो लाउड वॉइस में बोलता है, अब मैं तुम्हें अपने फायरी ड्रैगन स्पीयर की असली ताकत दिखाऊंगा। उसका स्टांस वाइड हो जाता है और रेड एनर्जी उसके वेपन के अराउंड गैदर होने लगती है। नेक्स्ट मोमेंट में वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट करता है, ब्लेजिंग सोल ऑफ द फायरी ड्रैगन। उसका स्पीयर रेड ऑरा के साथ ग्लो करता है और वो एक पावरफुल स्वीपिंग मोशन एग्जीक्यूट करता है। अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि एनवायरनमेंट वायलेंटली रिएक्ट करता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। फिर वो हैवी ब्रीदिंग के साथ बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, और वो भी एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जिसे मैं जानता भी नहीं। पर अचानक वो शॉक हो जाता है। उसके फेस पर पसीना आने लगता है। वो डिसबिलीफ में बोलता है, ये अटैक तो उसे चीर देना चाहिए था। वो समझ नहीं पा रहा क्योंकि उसका पावरफुल स्ट्राइक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाया। फिर हम देखते हैं जिन हवा में स्पिन करते हुए दिख रहा है। उसका बॉडी परफेक्टली कंट्रोल्ड है। वो इम्पैक्ट के बाद भी बैलेंस लूज नहीं करता। जिन अपने कपड़े से डस्ट हटाता हुआ सीरियस टोन में बोलता है, ये एकमात्र ड्रेस है जो अंकल वांग ने मेरे लिए बनाई थी। फिर जिन सडनली हाई स्पीड से नीचे डाइव करता है। उसका स्वॉर्ड पर्पल ऑरा के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है और ग्राउंड पर एक डीप एनर्जी स्ट्राइक करता है। ये स्ट्राइक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ग्राउंड पर मैसिव शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं। बैटलफील्ड का सरफेस क्रैक हो जाता है और एनवायरनमेंट डस्ट से भर जाता है, जो अटैक की स्पीड और पावर को हाईलाइट करता है। इतना डेंजरस पावर देखकर रेड घोस्ट के वाइस कैप्टन शॉक में बोलते हैं, क्या ये कैप्टन है? और कैप्टन योंग डिसबिलीफ में ऐड करता है, ये आदमी आखिर है कौन? फिर सीन मूव ऑन की तरफ जाता है जहां दोनों फाइटर्स फिर से एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। कैप्टन अपना बॉडी स्ट्रेटन करता है। उसके कपड़े फट चुके हैं और उसका पूरा शरीर ब्लड से लथपथ है। वो थोड़ा इरिटेटेड और सीरियस टोन में जिन से पूछता है, तुम हो कौन और कहां से आए हो? जिन काम टोन में जवाब देता है, मैंने अभी तक तुम्हें हराया भी नहीं। फिर वो लाइटली प्रोवोक करता है, तुम वहां बेवकूफ की तरह खड़े क्यों हो? फिर सीन शिफ्ट होता है दूर कैरेज के अंदर जहां मिरियो विंडो से फाइट देख रही है। उसका फेस फियर और होप के बीच अटका हुआ है। वो अपने इंजर्ड अंकल को देखकर बोलती है, अंकल, लगता है कोई बहुत स्ट्रांग हमारी तरफ से लड़ रहा है। फिर धीरे से ऐड करती है, प्लीज थोड़ा सा और पेशेंस रखो। दूसरी तरफ मूनजोंग जो बाहर खड़ा कैरेज को गार्ड कर रहा है, उसकी हालत डर से खराब है। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही हैं कि उसे खुद अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। पैनिक में वो प्रे करता है, प्लीज कोई इस कैरेज के पास मत आना जब तक लड़ाई खत्म ना हो जाए। तभी उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज होता है क्योंकि उसके सामने एक रेड घोस्ट ट्रूप का मेंबर दिख जाता है। उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं और वो पैनिक में बोलता है,
क्या वो यहाँ आ रहा है? एनिमी डिस्टेंस से कैरेज की तरफ देख रहा होता है। ये देख के मूनजोंग पैनिक में इंटरनली सोचता है, नहीं, रुक जाओ, मेरे तरफ मत आओ। डर से उसकी बॉडी शेक कर रही है। वो मूव करने की कोशिश करता है लेकिन उसके लेग्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो इंटरनली स्ट्रगल करता है, मेरा बॉडी क्यों मूव नहीं कर रहा? तभी मूनजोंग के माइंड में एक फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कैसे मूव ऑन ने इस पूरे सफर में हर दिन उससे गाइड किया, कैसे वो अपना आराम छोड़कर भी उससे प्रैक्टिस करवाता था। मूनजोंग खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में यहाँ मौत के डर से ऐसे ही जमकर खड़ा रहूंगा? क्या मैं अपनी तलवार एक बार भी नहीं चलाऊंगा? फिर वो खुद को डांटता है, तू सच में बहुत पैथेटिक है क्वाक मूनजोंग। दूसरी तरफ रेड घोस्ट एनिमी फुल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट है। मूनजोंग उसे देखकर और ज्यादा फ्रीज हो जाता है और सोचता है, मैं इस रेट पर किसी को प्रोटेक्ट कैसे कर पाऊंगा? तभी उसे एक सडन इमोशनल फ्लैश आता है, इन वाली लड़की का स्माइलिंग फेस। ये मेमोरी मूनजोंग के अंदर एक इमोशनल ट्रिगर क्रिएट करती है। रियलिटी में वापस आते ही एनिमी का अटैक ऑलमोस्ट लैंड होने वाला होता है। तभी एक शार्प मूवमेंट होता है। मूनजोंग सडनली फुल रेज मोड में एक हैवी स्लैश एनिमी की तरफ मारता है। एनिमी मुश्किल से उस स्लैश को डॉज करता है। उसका फेस मोमेंटरीली शॉक्ड होता है, लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट एक कुनाई आकर सीधा उसके हेड पर लगता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। मूनजोंग शॉक में जम जाता है। उसका फेस डिसबिलीव से भरा है, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। तभी रिवील होता है ये कुनाई मिरियो ने फेंका था। वो कैरेज के अंदर से बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कवर करूंगी। फिर सीन वापस मेन क्लैश पर शिफ्ट होता है, जहां कैप्टन लगातार मूव ऑन पर स्पीयर अटैक्स कर रहा है और मूव ऑन आराम से हर अटैक को ब्लॉक कर रहा है। कैप्टन इंटरनली सोचता है, शायद उसने कभी इमेजिन नहीं किया कि मेरे जैसा वॉरियर भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में फिर हमारे रास्ते में आएगा। फिर कैप्टन डेस्परेट मोड में चला जाता है। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर करता है, वेपन को वायलेंटली स्पिन करता है और चिल्लाता है, मुझे इसे अभी खत्म करना होगा, और तुरंत अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट करता है, फ्लाइट ऑफ द इनसेन ड्रैगन। ये अटैक एक मैसिव स्पाइरल एनर्जी फॉर्म लेता है और सीधा जिन की तरफ रश करता है, लेकिन जिन बिल्कुल काम खड़ा रहता है। जैसे ही अटैक उस तक पहुंचता है, जिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डायरेक्ट उस एनर्जी को बेयर हैंड से रोक देता है। कैप्टन का फेस प्योर शॉक से डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो चिल्लाता है, तुम मजाक कर रहे हो? क्या उसने मेरी फ्लाइट ऑफ द इनसेन ड्रैगन को बेयर हैंड से रोक दिया? फिर जिन अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी रेज करता है और सिर्फ स्वॉर्ड के हैंडल से कैप्टन की स्पीयर को बीच से तोड़ देता है। फिर जिन मूव ऑन बहुत ही कोल्ड और शांत आवाज में कैप्टन की आंखों में देखकर कहता है, अब जबकि मैंने तुम्हें हरा दिया है, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो। फिर कैप्टन को दिखाया जाता है, उसका एक्सप्रेशन डिसबिलीफ और फियर का मिक्स है, जैसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि वो हार चुका है। उसका नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। वो डेस्परेटली पीछे हटने की कोशिश करता है, अपनी भारी बॉडी को फोर्स करता है रिट्रीट के लिए, लेकिन उसका पांव एक जैगेड रॉक पर फंस जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अपनी इज्जत और जान बचाने की आखिरी कोशिश में वो वायलेंटली चिल्लाता है, बकवास, मजाक मत करो, तुमने मुझे अभी तक नहीं हराया है। इसके तुरंत बाद जिन एक फास्ट डिसाइसिव मूवमेंट करता है। वो ऊपर से डिसेंड करके डायरेक्ट कैप्टन के शोल्डर पर स्टैब करता है। अटैक का फोर्स इतना ब्रूटल होता है कि कैप्टन एक्सट्रीम एगनी में चीख पड़ता है। जिन कामली ठंडी आवाज में बोलता है, अगला वार मैं तुम्हारे गले पर करूंगा, तो जवाब दो मुझे। जिन ब्लेड को उसके फ्लैश के अंदर और ज्यादा प्रेशर देता है। पेन अपनी लिमिट क्रॉस करते ही कैप्टन टूट जाता है। वो लाउड वॉइस में कन्फेस करता है, सही बात है, व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट्स के गायब होने का कनेक्शन हमसे ही है। लेकिन उसी मोमेंट बैटलफील्ड के दूसरे साइड पर एक सडन शिफ्ट होता है। कैप्टन योंग हाई स्पीड से रेड गोस्ट के वाइस कैप्टन पर चार्ज करता है और अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, विक्ट्री ऑफ द फायरी ड्रैगन फैंग। एक मैसिव फायरी ड्रैगन शेप्ड एनर्जी फॉर्म क्रिएट होता है। अटैक लैंड होता है एक हेवी स्लैश के साथ। इंपैक्ट के बाद टारगेट का बॉडी फोर्स के साथ पीछे पुश होता है और ब्लड क्लियरली फ्लो करता है। लैंडिंग के बाद योंग अपनी स्टांस रीगेन करता है और इरिटेट टोन में बोलता है, मुझे पता था मुझे उस पर इजी नहीं जाना चाहिए था, ये कमीने आसानी से गिल अप नहीं करते। तभी वो कुछ अनयूजुअल फील करता है। ग्राउंड पर पड़े वाइस कैप्टन के बॉडी से पर्पल स्मोक जैसा सब्सटेंस लीक होना शुरू हो जाता है। योंग शॉक में बोलता है, आखिर ये है क्या? फिर वो लाउड वॉइस में सबको वार्न करता है, ये पॉइजन बॉम्ब है, सब लोग कवर ले लो। सीन से फिर मूव ऑन की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे ही कन्फेशन कैप्टन के मुंह से निकलता है, एटमॉस्फेयर और भी डेडली हो जाता है। जिनका एक्सप्रेशन शार्प हो जाता है। वो इंस्टेंटली रिएक्ट करने के लिए रेडी है। तभी फॉरेस्ट के अंधेरे से एक हाई वेलोसिटी एरो शूट होता है। एरो कैप्टन के पास आकर ग्राउंड में पियर्स होता है। जिन इंस्टेंटली डिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी एरो नहीं होता। उस एरो के साथ एक छोटा सा सैक अटैच्ड होता है, जिसमें से पर्पल स्मोक निकल रहा होता है। जिन शॉक में सोचता है, एक पॉइजन से भरा हुआ बैग। वो डार्क पर्पल पॉइजन गैस वायलेंटली एक्सप्लोड करती है और रैपिडली सराउंडिंग्स में फैलने लगती है। जिन तुरंत अपनी आस्तीन से नाक और मुंह कवर करता है। फिर भी पॉइजन के कुछ पार्टिकल्स उसके
रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। उसे हल्की सी खांसी आती है। वो सोचता है ये जहर बहुत जानलेवा है। जब स्मोक थोड़ा सेटल होता है, जिन नोटिस करता है टारगेट ऑलरेडी एस्केप कर चुका है। उसका एक्सप्रेशन टाइटन हो जाता है। वो सोचता है वो ऑलरेडी भाग गया। तुरंत डिसीजन लेते हुए जिन बोलता है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। नेक्स्ट मोमेंट वो एक मैसिव जंप करता है और फॉरेस्ट के ऊपर चला जाता है। उसकी स्पीड इतनी हाई है कि वो क्विकली टारगेट का ट्रेस पकड़ लेता है और कुछ ही पलों में वो उसे ढूंढ भी लेता है। फिर वो उन्हें देखकर सोचता है वो काफी दूर निकल गया, पर मैं उसे पकड़ सकता हूँ। मूव ऑन इंस्टेंटली अपनी स्पीड बढ़ाता है और फॉरेस्ट के बीच से सीधा उसके पीछे निकल पड़ता है। वो ट्रीज के बीच से एक टेरिफाइंग वेलोसिटी के साथ उनका पीछा करने लगता है। सडनली उसकी तरफ एक पॉइजनस एरो शूट होता है। वो तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके इम्पैक्ट अवॉइड कर लेता है। फिर मूव ऑन ग्राउंड पर स्मूथली लैंड करता है और एक कंट्रोल स्टांस ले लेता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में मल्टीपल एरोज उसकी तरफ शूट होते हैं। मूव ऑन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और अपनी बॉडी को लीन और रोटेट करके सभी अटैक्स डॉज करता है। एनिमी लगातार मूव ऑन पर एरोज शूट कर रही होती है और मूव ऑन फॉरेस्ट के बीच इधर उधर जंप करके सभी एरोज को डॉज करता है। साथ ही एरो शूटर्स का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है। मूव ऑन अपना हेड टर्न करता है और फाइनली एनिमी को स्पॉट कर लेता है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा नैरो होता है और वो धीरे से बोलता है, मिल गया। फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली एनिमी की तरफ डैश करता है। अटैक रेंज में आते ही वो एक वाइड स्लैश एग्जीक्यूट करता है और एनिमी के बोस को एक ही स्ट्राइक में 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो 2 एनिमीज के बीच लैंड करता है और काम टोन में बोलता है, अगर तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं किसी की जान नहीं लूंगा। लेकिन एनिमीज तुरंत अग्रेसिव रिएक्शन देते हैं और मूव ऑन पर काउंटर अटैक लॉन्च कर देते हैं। वो लाउड शाउट करते हैं और फुल फोर्स से मूव ऑन पर झपट पड़ते हैं। अटैक के बीच मूव ऑन को सडनली फील होता है कि कुछ गलत है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है इसका मतलब क्या है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में एनिमी का बॉडी अननेचुरल तरीके से स्वेल होने लगता है और उसके अराउंड पर्पल स्मोक फिर से गैदर होने लगती है, जैसे वो अपने आप को एक्सप्लोड करने वाला हो। एनिमी वीक वॉइस में बोलता है, ये सिर्फ शुरुआत है, और अगले ही सेकंड पर्पल पॉइजन गैस का एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। मूव ऑन तुरंत पीछे जंप करता है और ब्लास्ट से डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है और क्वाइटली सोचता है, क्या उन्होंने अभी खुद को उड़ा लिया और उनका मतलब क्या था कि ये बस शुरुआत है। उसका फेस टेंस हो जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, अंकल वांग क्या आप ठीक हो ना। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, आखिर में मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाया, मुझे अभी वापस लौट जाना चाहिए। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ रुकता है और बोलता है, 1 मिनट, मैंने अपना शीट कहाँ फेंका था। सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड पर, जहां कैप्टन योंग अपने सोल्जर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। डेड बॉडीज कलेक्ट करो और इंजर्ड को तुरंत ट्रीटमेंट दो, और जो हॉर्सेज और कैरेजेस यूजेबल हैं उन्हें रेडी करो। तभी जोंगली मूव ऑन उसके पास आता है। मूव ऑन का फेस गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट से भरा होता है। वो रिपोर्ट करता है कि एनिमी फोर्सेज ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है और उनकी बॉडीज का एक सिंगल ट्रेस भी नहीं बचा। कैप्टन योंग ये सुन के हेविली साई करता है। यूनान में हमारा पहला दिन इससे बुरा नहीं हो सकता था। मूव ऑन नीचे देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन, मैं चार्ज में था और फिर भी इतना कुछ हो गया। लेकिन कैप्टन योंग एक ट्रू लीडर की तरह रिएक्ट करता है। वो तुरंत मूव ऑन के शोल्डर्स से ब्लेम हटा देता है। इसमें तुम्हारी गलती से ज्यादा मेरी गलती है मूव ऑन। बुरी चीजें हमेशा होती रहती हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। वो उसकी तरफ देखकर कहता है, तो चलो मिलकर इसका सामना करते हैं। अपने लीडर के इस सपोर्ट को देखकर मूव ऑन का कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो साइलेंटली अग्री करता है। कैप्टन योंग फिर पूछता है, वैसे क्या हमारे सेक्ट के सभी मेंबर्स ठीक हैं। मूव ऑन के हाँ बोलते ही कैप्टन योंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, गुड, बस यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कैप्टन योंग और मूव ऑन अपनी अटेंशन टैंग फैमिली के सर्वाइवर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। वहां टैंग मिरियो जमीन पर झुककर अपने थ्रोइंग डैगर्स कलेक्ट कर रही होती है। थोड़ी दूर टैंग फैमिली के एल्डर टैंग किमुन एक रूइंड कैरेज के नीचे बैठे होते हैं। कैप्टन योंग और मूव ऑन उनके पास आते हैं। दोनों रिस्पेक्टफुली बो करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कैप्टन योंग सीधा खड़े होते हुए बोलता है, हेलो, मैं योंग मुसेंग ग्रेट टैंग फैमिली के एल्डर को अपनी रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। जोंगली मूव ऑन भी तुरंत बो करता है और कहता है, मैं आयरन सेक्ट का जोंगली मूव ऑन हूँ, मैं भी अपनी रिस्पेक्ट पे करना चाहूंगा। टैंग किमुन उन्हें फॉर्मली ग्रीट करते हैं। ओह, तो तुम सब आयरन सेक्ट के मेंबर्स हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं टैंग फैमिली का मास्टर ऑफ 10,000 पॉइजन्स टैंग किमुन हूँ। उनकी आवाज में हल्का सा रिग्रेट होता है। लगता है हमने आपको बहुत परेशानी में डाल दिया, मैं माफी चाहता हूँ। वो धीरे से आगे बोलते हैं, मैं नहीं जानता कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा कर पाएंगे, लेकिन हम व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट्स को उनकी इस काइंडनेस के लिए 10 टाइम्स ज्यादा रिटर्न जरूर देंगे। फिर वो सीधा कैप्टन योंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमने हमारे लिए क्या किया। तभी जोंगली मूव ऑन थोड़ा झुककर कहता है, हम सच में शर्मिंदा हैं, हम आपकी कुछ खास मदद नहीं कर पाए क्योंकि हम इनकॉम्पिटेंट थे। लेकिन टैंग किमुन तुरंत हेड शेक करते हैं और कामली रिप्लाई देते हैं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में लोगों की जेनरोसिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट पर कैप्टन योंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो सीधा सच बोल देता है,
मैं माफी चाहता हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप टैंग फैमिली के एक ऑनरेबल मेंबर हैं तो मैं आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता। वो 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर क्लियरली कन्फेस करता है, सच कहूं तो ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। इस ब्रूटल ऑनेस्टी पर टेंशन क्रिएट होने के बजाय तांग किमुन अचानक जोर से हंसने लगते हैं। लगता है तुम सही कह रहे हो, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। कैप्टन योंग थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करता है, अरे नहीं, आप बहुत काइंड हो, मैं तो बस खुश हूं कि आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना। तांग किमुन हाफ जोकिंग टोन में बोलते हैं, बस मुझसे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत करना। जैसा आपने कहा, ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। फिर उनका एक्सप्रेशन धीरे से सीरियस हो जाता है। वो मुंजोंग की तरफ मुड़कर कहते हैं, सर, मैं अब पॉइजन से अपनी इंजरीज का ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ आसपास रुकना खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप प्लीज कहीं और जाकर आराम करेंगे? कैप्टन योंग तुरंत समझ जाता है और कामली कहता है, ठीक है, हम लोग चलते हैं। मिरियो थोड़ा सरप्राइज होकर पूछती है, आप अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? तांग किमुन उसकी तरफ देखकर ग्रैटिट्यूड के साथ बोलते हैं, तुम्हारी इमरजेंसी केयर की वजह से हम सबसे बुरे सिनारियो से बच गए। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया मिरियो। फिर वो सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, हालत इतनी क्रिटिकल है कि मुझे अपना एक्सट्रीम मेथड यूज करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें और किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता और ये एक अर्जेंट सिचुएशन है, इसलिए मेरे पास इस तरीके के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो वार्निंग देते हैं, ध्यान रखना कोई भी मेरे पास ना आए। फिर तांग किमुन मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाते हैं, अपने आसपास मल्टीपल जार्स और पॉइजन कंटेनर्स अरेंज करते हैं। धीरे धीरे ग्रीन स्मोक रिलीज होने लगता है। वो अपनी डेडली टेक्निक्स यूज करना शुरू करते हैं, व्हाइट फ्रॉग पॉइजन, पॉइजन अगेंस्ट पॉइजन और पॉइजन फॉर लाइफ। डीप कॉन्सेंट्रेशन के साथ तांग किमुन उस डेडली ग्रीन स्मोक को डायरेक्टली अपने लंग्स में इनहेल करते हैं। पीछे से कैप्टन योंग उन्हें ऑब्जर्व करता है और धीरे से बोलता है, मास्टर ऑफ 10,000 पॉइजन्स का टाइटल सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। वो पॉइजन को इतने एक्सट्रीम लेवल पर कंट्रोल करते हैं कि वो सिर्फ मार नहीं सकते बल्कि बचा भी सकते हैं। फिर वो थोड़ा सोच में पड़कर बोलता है, मैं उसका चेहरा कैसे पहचानता जब मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। और तांग फैमिली वैसे भी आइसोलेटेड रहती है, बाहर रेयरली दिखती है। सीन वापस तांग किमुन पर शिफ्ट होता है। जैसे ही प्योर टॉक्सिन्स उनके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, उनकी बॉडी का नेचुरल बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम और मार्शल ऑरा उन इंटरनल इंजरीज के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर देते हैं। उनकी बॉडी वायलेंटली ट्रेम्बल करती है, वेन्स बल्ज आउट होती हैं और स्वेट उनके फेस से लगातार टपकने लगता है। फिर वो पॉइजन के हीलिंग प्रोसेस को फोर्स करते हैं और एक पावरफुल एक्सहेल के साथ उस वेस्ट गैस को बाहर निकाल देते हैं। धीरे धीरे उनका इंटरनल स्टेट कंप्लीटली स्टेबलाइज हो जाता है। कुछ देर बाद तांग किमुन आंखें खोलते हैं और हल्की सी सांस लेकर बोलते हैं, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तभी मूव ऑन वापस आता है। वो अपनी शीट उठाता है और कैजुअली बोलता है, अगली बार जहां मैं अपनी शीट फेंकूंगा उस जगह को मार्क कर लेना चाहिए। तांग किमुन उसे देखकर कहते हैं, ओह तो तुम हो, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम तांग किमुन है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मूव ऑन सिंपल टोन में रिप्लाई करता है, अरे इसमें शुक्रिया कैसा, अगर कोई भी मेरी जगह होता तो वही करता। तांग किमुन हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, मैं तुमसे बात करना चाहता था, अच्छा हुआ हम यहाँ मिल गए। फिर वो अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं, मैंने अभी अभी पॉइजन से अपनी इंजरीज का ट्रीटमेंट किया है, इसलिए जब तक मेरी बॉडी कंप्लीटली स्टेबलाइज नहीं हो जाती मैं हिल नहीं सकता। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। मूव ऑन सीधा पूछता है, वैसे अब तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? तांग किमुन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अब ठीक है, तुम्हारी वजह से। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, मैं मास्टर ऑफ 10,000 पॉइजन्स तांग किमुन ये प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। दूर खड़े कैप्टन योंग साइलेंटली मूव ऑन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और याक्रान धीरे से विस्पर करता है, मूव ऑन। लगता है अब से ये पूरी दुनिया उस आदमी के नाम के बारे में ही बात करेगी। फिर सीन शिफ्ट होती है यूनान प्रोविंस में, जहां एक नैरो माउंटेन रोड पर व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट्स का पूरा कैरावैन धीरे धीरे फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैरेज के ऊपर बैठे मिरियो मुंजुंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि उसने बहुत हिम्मत से फाइट किया। मुंजुंग कैजुअली बोलता है, मैंने बस उस एक आदमी को ब्लॉक किया था, फिर भी अगर तुम्हारा मदद ना मिलते तो शायद मैं अब तक जिंदा ही नहीं होता। फिर हम देखते हैं कैरेज के सामने मूव ऑन बैठ के अपने फटे हुए कपड़े को सिल रहा था और पास बैठे टैंग किमुन उसे चुपचाप नोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद टैंग किमुन कैजुअली बोलता है कि वो लोग अब यूनान प्रोविंस में आ चुके हैं और जल्द ही स्ट्रीट मार्केट पहुंच जाएंगे। फिर वो मूव ऑन की फटी कपड़ों की तरफ देखकर कहता है, तुम एक नया कपड़े क्यों नहीं खरीदती? अगर पैसे की प्रॉब्लम हो तो वो खुद पे कर देगा। मूव ऑन सीधा मना कर देता है, इसका जरूरत नहीं है। फिर धीरे से अपने कपड़ों को देखते हुए कहता है कि ये कपड़े उसे किसी ऐसे इंसान ने दिए थे जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम एक छोटा फ्लैशबैक देखते हैं जहां अंकल वैंग मूव ऑन को वो क्लॉथ देती है और कहता है जब वो बड़ा होगा तब वो इन्हें पहने, और वो इस क्लॉथ में रस्ट कलर ऐड किया है जो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का सिग्नेचर कलर है। टैंग किमुन उसकी बात सुन के थोड़ा इंप्रेस्ड होता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़का सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही हम्बल और ग्रेटफुल इंसान भी है। तभी मूव ऑन उससे पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रहा है। किमुन हल्का सा स्माइल करके बोलता है कि अब वो फुली रिकवर हो चुकी है और इसका क्रेडिट मूव ऑन को देता है, लेकिन मूव ऑन तुरंत उस बात को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि उसने कुछ खास नहीं किया
किया, मास्टर टैंग ने अपने इंजरीज का ट्रीट खुद ही किया है। इस पर टैंग किमुन सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर मूव ऑन उसको सेव नहीं करता तो वो आज जिंदा नहीं होता। फिर वो मूव ऑन को ऑब्जर्व करता हुआ सोचता है, ऐसे लड़के आजकल मिलते नहीं, इसका फाइटिंग लेवल भी नॉर्मल से बहुत ऊपर है, इसने शायद किसी बहुत ही सुप्रीम मार्शल मास्टर या प्रेस्टीजियस एकेडमी से एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग ली है। फिर टैंग किमुन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ निकलने लगती है और मूव ऑन से पूछता है वो उसकी वूंड पर इंजरीज को नोटिस किया है। मूव ऑन कैजुअली बोलता है कि उसे सिर्फ छोटी सी स्क्रैच लगी है, कल तक ठीक हो जाएगा। लेकिन टैंग किमुन उसकी बात इग्नोर करके उसको हर्ब्स और एक पिल लेने के लिए कहता है। वो बताता है कि ये एक स्पेशल मेडिसिन है जो उसने सालों की मेहनत से बनाई है और इसका नाम रेड सिल्वर पिल है और ये कोई आम हर्ब नहीं है। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी डेडली पॉइजन को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई कर सकता है और इम्यूनिटी को आने वाले 10 सालों तक एनहांस कर सकता है। मूव ऑन पहले थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि ये बहुत वैल्यूएबल लग रहा है, लेकिन टैंग किमुन हंसकर बोलता है, ऑफ कोर्स ये बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इसे मास्टर ऑफ 10,000 पॉइजन ने खुद बना है, लेकिन ये कीमत उसकी जान के सामने ये कुछ भी नहीं। फिर मूव ऑन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और थैंक यू बोलता है। तभी पीछे से मिरियो ब्लश करते हुए मूव ऑन से पूछती है कि क्या वो व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट्स के साथ ट्रैवल कंटिन्यू करेगा। मूव ऑन थोड़ा साइड देखते हुए कामली बोलता है कि अब जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है तो शायद यहीं से उनका रास्ता अलग हो जाना चाहिए। मूव ऑन आगे बताता है, क्योंकि हम एक जैसा नहीं सोचते इसीलिए शायद मैं उनके लिए एक रुकावट के अलावा कुछ नहीं हूं, तो हम आखिर में एक दूसरे के रास्ते में ही आएंगे, तो हमें अलग जाना ही बेहतर है। मिरियो कहती है, तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हम फिलहाल द माइटी फिस्ट फैक्शन के पास रुकने वाला है, जहां हम हेवनली अलायंस के डिस्पैच्ड वॉरियर्स के साथ ज्वाइन करेंगे। द माइटी फिस्ट, ये नाम सुनते ही मूव ऑन के दिमाग में एक पुरानी डार्क हिस्ट्री का ट्रिगर हो जाता है। मूव ऑन बताता है कि हेवनली अलायंस के 9 स्काइज दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं जो इस वक्त पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। उनके नीचे जो 4 पिलर्स थे जो पहले नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को सपोर्ट करते थे, वो भी इक्वली डेंजरस वॉरियर्स थे। फिर स्पेसिफिकली मेंशन होता है जो चियोन वू का, जो मूव ऑन के फादर का क्लोज फ्रेंड था, ऑलमोस्ट एक अंकल जैसा, लेकिन वही सबसे पहले बिट्रे करता है और नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट से मुंह मोड़ लेता है और अब वही यूनान में सेटल हो चुका है, जहां वो खुद का एम्पायर द माइटी फिस्ट एस्टैब्लिश किया। सीन वापस कैरेज पर शिफ्ट होता है, जहां मिरियो थोड़ा होपफुल टोन में बोलती है कि माइटी फिस्ट की हेल्प से हम तुम्हारे अंकल को जल्दी ढूंढ सकते हैं। पर मूव ऑन कहती है, मैं तुम्हारा ऑफर अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मिरियो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। मूव ऑन कामली अपना कपड़ा एडजस्ट करते हुए बोलता है, मुझे पहले एक काम कंप्लीट करना है, लेकिन जब मैं रेडी हो जाऊंगा मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। मिरियो थोड़ा डिसअपॉइंटेड टोन में बोलती है, सच में ये बहुत बुरा हुआ। फिर वो अपने कपड़े से कुछ बाहर निकालने लगती है और कहती है, ठीक है, जब रेडी हो तब आना, अगर तुम ये माइटी फिस्ट को दिखाओगे तो वो तुम्हें अंदर अलाउ कर देंगे। फिर वो एक छोटा सा ग्रीन जेड सील निकालती है और एक्सप्लेन करती है कि ये टैंग फैमिली का स्पेशल आइटम है, सिर्फ कुछ ही मेंबर्स के पास होता है और जब तक ये तुम्हारे पास है तुम हेवनली अलायंस के अंदर बिना किसी चेकिंग के एंटर कर सकते हो। मूव ऑन उस आइटम को पोलाइटली एक्सेप्ट करता है। उनके पास बैठा टैंग किमुन ये सब देखती है और कहती है, ये कितना खूबसूरत नजारा है। टैंग किमुन हल्का स्मर्क करता है और मिरियो को थम्स अप देती है। इससे मिरियो के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाती है। फिर टैंग किमुन सीरियस टोन में मूव ऑन को बोलती है, मुझे पता है तुम अपना ख्याल रख लोगे, लेकिन प्लीज केयरफुल रहना, क्योंकि कुनमिंग अभी केओस में है। ये देखकर हेवनली अलायंस ने खुद टैंग फैमिली से हेल्प मांगी है, तो इसलिए अपना पूरा ताकत लगा देना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मूव ऑन कामली रिप्लाई करता है, ठीक है, मैं याद रखूंगा। थोड़ी देर बाद उनका कैरावैन एक ह्यूज वॉल के सामने रुकता है। देखकर लगता है ये शायद किसी इंपॉर्टेंट प्लेस का एंट्रेंस है। कोई पीछे से बोलता है, लगता है हम पहुंच गए। मूव ऑन उस गेट को देखकर क्वाइटली सोचता है, तो ये है माइटी फिस्ट की जगह। फिर टैंग किमोन और मिरियो कैरेज से उतरते हैं और टैंग किमोन बोलता है, चलो अब निकलते हैं, मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। मिरियो भी कहता है, हम आपके लिए वेट करूंगा मास्टर मूव ऑन। मूव ऑन पोलाइटली बाव करता है और बोलता है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फिर मूव ऑन बॉडीगार्ड जिनसेंग के पास जाते हैं और कहती है, अब तक जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। अब जब हम यूनान पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है मुझे अलग ट्रैवल करना चाहिए। बॉडीगार्ड थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, ओह तो तुमने डिसाइड कर लिया। साइड से कैप्टन योंग ये सब देख रहा होता है। वो थोड़ा शॉकिंग रिएक्ट करता है, क्या तो हम यहीं अलग हो रहे हैं? ये तो अफसोस की बात है। वो थोड़ा रूड है, लेकिन मैं इसे आयरन सर्क में रिक्रूट करना चाहता था, सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ देखकर। फिर वो खुद ही रियलाइज करता है, लेकिन लगता नहीं ये किसी के कंट्रोल में आएगा। चलो शायद फिर कभी मिलेंगे। फिर वो थोड़ा सीरियस होके सोचते हैं, मुरिम की दुनिया में इवन क्लोज लोग भी बिट्रे कर सकते हैं। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि अगली बार जब हम मिलें हम एक दूसरे की एनिमीज ना बने। बॉडीगार्ड जिनसेंग दूसरी तरफ से मूव ऑन को देखते हुए बोलता है, ये आदमी अगर हमारे साइड होता तो एक बड़ा एसेट होता। लेकिन साथ ही वो नोटिस करता है कि जो सोल्जर्स सर्वाइव हुए हैं वो मूव ऑन के आसपास अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब मूव ऑन की प्रेजेंस ही इंटिमिडेटिंग है। वो आगे बताता है, ये बंदा पैसों से या ग्रीड से कंट्रोल होने वाला नहीं है, जो करता है कैलकुलेट करके करता है। बॉडीगार्ड जिनसेंग फाइनली रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है
और बोलता है, समझ गया, मैं तुम्हारा डिसीजन रिस्पेक्ट करता हूँ। हम तुम्हारे अंकल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर तुम्हें थर्ड यंग मास्टर या मिसिंग सोल्जर्स मिले तो प्लीज उन्हें सेफ रखना। तभी अचानक मूनजुंग बो करके बोलता है, कैप्टन, इतने दिन मुझे खाना दिया और जगह दिया, उसके लिए थैंक यू। वो थोड़ा शॉक होके पूछते हैं, मूनजुंग, क्या तुम उसके साथ जाओगे? लेकिन ये तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा। मूनजुंग कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है, मैं बस देखना चाहता हूँ मेरा सपना मुझे कितना आगे ले जा सकता है। मूनजुंग थोड़ा एनर्जेटिक टोन में बोलता है, मुझे सोल्जर का एक्सपीरियंस है, मैं मैप भी पढ़ सकता हूँ और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनूंगी। कैप्टन हल्का सा स्माइल करके बोलता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम तो हमेशा उसके पीछे घूमते रहते थे। तो ठीक है, मैं तुम्हारा डिसीजन रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम कभी वापस आना चाहो तो व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट्स के लिए हमेशा वेलकम हो। फिर वो दोनों सबको अलविदा कहते हैं और वहाँ आगे के जर्नी के लिए निकलते हैं। सीन सडनली शिफ्ट होता है एक डार्क इंटीरियर में जहाँ एक पावरफुल आदमी बैठा होता है। वो कहते हैं, मैं खुश हूँ मास्टर टैंक सेफली आ चुके हैं। तभी वो गुस्से में बोलता है, लेकिन टैंक फैमिली पर अटैक हुआ, मेरे टेरिटरी के अंदर, ये लोग हद पार कर चुके हैं। फिर वो कामली ऐड करता है, मैंने ऑलरेडी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी स्काई वॉच भेज दी है, अब सिर्फ वक्त की बात है जब उनकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। जब तक वो यूनान में हैं, वो मुझसे बच नहीं सकते और जिस दिन मुझे पता चल गया वो उनका आखिरी दिन होगा। टैंग किमुन डर के साथ सोचता है, इसकी हर बात सुन के मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच जाती है। फिर वो रिपोर्ट देती है, वो अटैकर्स बहुत कैलकुलेटेड थे, अगर टाइम पर हेल्प ना मिलती तो हम सर्वाइव नहीं कर पाता। वो पावरफुल आदमी कामली बोलता है, जो भी था हेवेंस तुम्हारे साथ थे। फिर वो कहता है, टैंग फैमिली के सेवियर मतलब मेरे सेवियर, अगर मुझे पता चल गया तुम्हारे सेवियर कौन है तो मैं उसे रिवॉर्ड जरूर दूंगा। फिर टैंग किमुन कहता है, मुझे उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन हम जल्दी मिलने का वादा किए थे, जब हम मिलूंगा हम आपसे उसका इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं आशा करती हूँ आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, सेक्ट लीडर जो। फिर हम देखते हैं वो आदमी थ्रोन पर रिलैक्स्ड पोज में बैठे हैं और कहते हैं, तो मैं इसका इंतजार करूंगा। उसके बाद उस आदमी का क्लोज लुक दिखाई जाती है और बताई जाती है ये और कोई नहीं, द डीमन फिस्ट जो च्योनवू है। फिर सीन शिफ्ट होती है एक इन के अंदर जहां मूव ऑन और मुंजुंग एक इन के कॉरिडोर में वॉक कर रहे हैं और मुंजुंग एक्साइटेड टोन में बोलता है, क्या लगता है मूव ऑन, ये जगह काफी अच्छी है ना? मैंने और भी कुछ प्लेसेस देखे थे लेकिन यहाँ के रूम्स सबसे बेस्ट थे और लोकेशन भी परफेक्ट है। मूव ऑन उससे तारीफ करता है। मुंजुंग खुश होकर बोलता है, अब से मैं ही हमारे रूम्स बुक करता रहूंगा। फिर मूव ऑन का टोन सीरियस हो जाता है और वो मुंजुंग से बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे किसी को ढूंढना है। मुंजुंग तुरंत रिएक्ट करता है, अभी इसी वक्त? पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन मूव ऑन सीधा मना कर देता है, बताते हुए कि उसे इस मिशन में कुछ दिन लग सकते हैं। फिर मूव ऑन उसे इंस्ट्रक्ट्स करता है कि वो यहीं रुककर अपनी फाइटिंग टेक्निक्स को कंटिन्यू करे। मूव ऑन एक स्ट्रिक्ट मास्टर की तरह उसकी पोस्चर करेक्ट करता है, याद दिलाते हुए कि उसे अपनी एल्बोज कम बेंड करनी चाहिए और अपने लोअर एब्डोमेन में ज्यादा एनर्जी गैदर करनी चाहिए। मूव ऑन वार्निंग देता है कि वापस आकर वो उसकी प्रोग्रेस खुद चेक करेगा, इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, मैं वापस आके मिलता हूँ। मुंजुंग हल्का फनी टोन में बोलता है, मूव ऑन, तुम मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जा रहे ना? और उसके सेफ सफर की दुआ करता है। मूव ऑन इंटरनली सोचता है कि वो उसे कभी अबैंडन नहीं करेगा। मूव ऑन स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए एक आदमी को आवाज लगाता है। वो डायरेक्टली उससे पूछता है कि क्या उसे द स्कॉलर विद 3 ब्रेन्स हा जिन वेल के बारे में कुछ पता है? ये नाम सुनते ही उस आदमी का फेस अजीब सा हो जाता है और वो कहता है, ओह वो ल्यूनेटिक। मूव ऑन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, क्या ल्यूनेटिक? वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि कुनमिंग में हर कोई उसे ल्यूनेटिक ही बुलाता है। एक वक्त था जब उसे एक जीनियस माना जाता था, लेकिन एक दिन अचानक उसका दिमाग खराब हो गया और लोग उसे द क्रेजी स्कॉलर बुलाने लगे। वो अपनी जेब खोलती है और कहती है, लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था वो अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा था। मूव ऑन उसका इशारा समझ जाता है और उसे कुछ गोल्ड कॉइन देकर पूछता है, मुझे उससे मिलना है, कहाँ जाना होगा? उस आदमी को पैसा देख के सब याद आ जाती है। फिर वो डिटेल में बताता है, अगर तुम साउथ साइड मेन रोड फॉलो करोगे तो स्लम्स मिलेंगे, वहाँ एक जगह है सपफुंग इन नाम का, लेकिन वो असल में एक गैम्बलिंग हाउस है, मैंने सुना है वो वहाँ देखा गया था। फिर मूव ऑन को वार्न करता है कि वो जगह बहुत डेंजरस है। मूव ऑन स्मूथली उसे थैंक यू बोलता है और एक्स्ट्रा कॉशियस रहने का प्रॉमिस करता है। सीन सीधा स्योपोंग इन के डार्क एटमॉस्फेयर में शिफ्ट होता है कि मूव ऑन 3 मस्कुलर थग्स के सामने खड़ा है और हा जिनवियोल का पता पूछता है। हा जिनवियोल का नाम सुनते ही उन तीनों थग्स का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो गुस्से में जिनवियोल को एक कॉनमैन बुलाते हैं और मूव ऑन पर चिल्लाते हैं कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो वो यहाँ आकर उस लूनेटिक को ढूंढ रहा है। उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी गैम्बलिंग हाउस को क्लोज करने के स्ट्रेस में है और मूव ऑन का वहां आना उन्हें अपने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा लग रहा है। उन्हें लगता है मूव ऑन उनका मजाक उड़ा रहा है और वो जानबूझकर मौत को दावत दे रहा है।
उनको ये सब बकते हुए सुन के मूव ऑन थोड़ा हेड टिल्ट करके कामली बोलता है, मुझे माफ करना, क्या कोई प्रॉब्लम है? उसका ये काम रिस्पॉन्स थग्स की ईगो को और ट्रिगर कर देता है। वो सब मूव ऑन को सराउंड कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि ये लड़का जरूर उस लूनेटिक के साथ मिला हुआ है, और वो डिसाइड करते हैं कि इसे घुटनों पर लाना ही पड़ेगा। मूव ऑन कामली बोलता है, लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, और नेक्स्ट मोमेंट में वो लाइटनिंग स्पीड में मूव करता है और कहती है, ऐसी सिचुएशन में सीधा पिटाई ही बेस्ट सोल्यूशन होता है। फिर वो द वॉरियर्स हैंड टेक्निक एग्जीक्यूट करता है और उसका अटैक इतना फास्ट होता है कि कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाता और एक के बाद एक जमीन पे गिरने लगते हैं। फिर वो सीधा जाके इनके ओनर की पे अपनी फिंगर पॉइंट करती है। ये सब नज़ारा देख के तो इन ओनर की फटने लगती है। वो रियलाइज करते हैं कि उसके सामने खड़ा इंसान एक एलीट मार्शल मास्टर है। फिर मूव ऑन चिलिंग आवाज में पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे कोई प्रॉब्लम है? मूव ऑन की ओवरवेलमिंग रॉ पावर के सामने थग्स के अपने नीज पे आते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या जानना चाहते हो सर? फिर वो अपनी पहचान बताता है, मैं मजेंग हूँ, इस गैम्बलिंग हाउस का ओनर। फिर मजेंग घबराते हुए अपनी गैम्बलिंग हाउस की बर्बादी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उनकी गैम्बलिंग हाउस कोई चैरिटी नहीं थी और उन्हें अपना प्रॉफिट मेंटेन करना था। उन्होंने प्लान बनाया कि वो उसके पैसे वापस छीन लेंगे और फ्यूचर वार्निंग के लिए उसका एक हाथ काट देंगे। लेकिन जब उन्होंने जिनवियोल पर अटैक करने की कोशिश की तो उस बास्टर्ड ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और आसमान की तरफ इशारा किया। अचानक उनके दिमाग के न्यूरल पाथवेज हेजी हो गए और वो इल्यूजन देखने लगी। उन थग्स को हेल्यूसिनेशन होने लगी जिसमें उन्हें हवा में हेवनली विमेन तैरती हुई दिखने लगी। मजेंग ह्यूमिलिएशन से ग्राउंड पर देखते हुए बताता है कि उस एक्सट्रीम इल्यूजन में उसके आदमी अपने लोली एनिमल इंस्टिंक्ट से इतने डोमिनेट हो गए कि वो ग्राउंड पर पड़े सॉलिड पत्थरों को फिजिकली हग और हम्प करने लगे, बिल्कुल जानवरों की तरह। और जब उनके बॉडीज और माइंड्स उस फेक रियलिटी में पजेस्ड थे, वो क्रेजी स्कॉलर उनका पूरा गैम्बलिंग हाउस क्लीन करके आराम से गायब हो गया। इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन की वजह से उनकी रेपुटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और उन्हें अपना बिजनेस परमानेंटली क्लोज करना पड़ा। मूव ऑन मन में सोचता है, क्या उसने इल्यूजन अटैक किया था? फिर मूव ऑन पूछता है कि उन्होंने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था। मजेंग कन्फेस करते हैं कि उन्होंने उसे मारने के लिए ट्रैक करने की कोशिश की थी और उन्हें रूमर्स मिले थे कि वो रोड के एंड पर कैटल मार्केट में देखा गया है, लेकिन पक्का नहीं है। फिर मजेंग डर के साथ बोलता है, सर क्या आप अपना वेपन हटा सकते हो? मेरा मतलब अपने फिंगर को मेरे फेस से हटा लो। मूव ऑन इसके लिए माफी मांगते हैं। मजेंग तुरंत हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, वैसे आप अब जा रहे हो ना? मूव ऑन पूछता है, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ रुकूं? मजेंग ऑलमोस्ट रो पड़ता है और बोलता है, नहीं प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोबारा कभी मत आना। कैटल मार्केट पहुंचकर मूव ऑन एक मर्चेंट से जिनवल के बारे में पूछता है। मर्चेंट बताता है, उस ल्यूनेटिक ने उनके सबसे स्ट्रॉन्ग कैटल का 1 डजन खरीदा था, फिर उन्हें उस विलेज की तरफ ले गया। फिर मूव ऑन उस विलेज के एक फार्मर से उसके बारे में पूछते हैं। वो बताता है, वो आदमी यहाँ एक कैटल फाइट ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिससे उस ड्रियरी टाइम में भी सारे विलेजर्स डीपली एंटरटेन हुए। फाइट खत्म होने के बाद उसने सारे कैटल वहां के विलेजर्स को फ्रीली दे दिए और आगे एक गांव की तरफ निकल गया। ट्रेल को फॉलो करते हुए मूव ऑन एक और लोकेशन पर पहुंचता है, जहां उसे बताया जाता है कि जिनवल ने ब्लू लैंड के हेड मंक के साथ एक इंटेंस डिबेट शुरू कर दी थी। उसकी इंटेलेक्ट इतनी क्रशिंग थी कि हेड मंक कंप्लीटली हार गया और शर्म के मारे सॉलिटरी ट्रेनिंग में चला गया। मूव ऑन एग्जॉशन से अपना फोरहेड रब करता है। उसे अंकल ह्वांग को जल्द से जल्द ढूंढना है, लेकिन इस हार्ड जिनवल को ट्रैक करना उसके लिए एक एंडलेस फिजिकल एंड मेंटल मेज बन चुका है। फिर वो फॉगी माउंटेन्स की तरफ देखते हुए बोलता है, कहाँ हो तुम स्कॉलर विद 3 ब्रेन्स? ट्रैक करते करते मूव ऑन एक डीप फॉगी बैम्बू फॉरेस्ट में एंटर करता है। इस आइसोलेशन में मूव ऑन माइंड में सोचते हैं कि आखिर गोंगडोंग सेक्ट के मास्टर मूजिन ने उसे इस पेक्यूलियर आदमी को ढूंढने के लिए क्यों कहा था। नॉर्मल लोगों को जिनवेल का बिहेवियर एराटिक और क्रेजी लगता है, लेकिन मूव ऑन को इंटरनली फील होता है कि ये स्कॉलर एक्चुअली ह्यूमन नेचर के एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने के लिए एक डीप जर्नी पर है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उसकी तरफ एक अजीब सा पुल फील हो रहा है। मुझे उससे ढूंढना ही होगा, पता नहीं वो कैसा इंसान होगा। फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए मूव ऑन अचानक रुक जाता है। उसकी गेज एक स्पेसिफिकली शेप्ड रॉक पर लॉक हो जाती है। उसे याद आते हैं कि उसने एग्जैक्ट यही रॉक फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर देखी थी। मूव ऑन इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे हर तरफ वही रॉक दिखाई देती है। वो एकदम शॉक में स्टन हो जाते हैं। मैं इल्यूजन में फंस गया हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? मेरा ओमनी डायरेक्शनल सेंस इस इल्यूजन को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? तभी एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। आसपास का वो रॉक हिलने लगता है, व्हाइट लाइट डिस्टॉर्ट होती है और पूरा स्पेस वॉबल करने लगता है। मूव ऑन तुरंत समझ जाता है ये कोई नॉर्मल इल्यूजन अटैक नहीं है। अगला मूवमेंट और डेंजरस हो जाता है। उसके आसपास का वो रॉक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होती है और वो मॉन्स्टर मूव ऑन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। मूव ऑन शॉक में बोलता है, ये क्या है? इतना खतरनाक इल्यूजन?
फिर वो तुरंत अपने आप को कंट्रोल करता है, आंखें बंद करके बोलता है, नहीं, मुझे काम रहना होगा, मुझे अपना कंट्रोल नहीं खोना, ये सब सिर्फ एक इल्यूजन अटैक है, सब फेक है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो मेंटली स्टेबल होता है, इल्यूजन का प्रेशर धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और सराउंडिंग्स क्लियर होने लगते हैं। फिर वो सीरियस लुक के साथ स्वॉर्ड हिल्ट पकड़ता है और बोलता है, अगर किसी क्लेवर ओपोनेंट का सामना करना है तो या तो उससे ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा या फिर सीधा फोर्स यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट मोमेंट वो इंस्टेंटली अपनी ब्लेड ड्रॉ करता है और अपनी स्वॉर्ड को हवा में स्विंग करने लगती है, जिससे एक वायलेंट डेंस पर्पल ऑरा के रूप में ब्लेड पर चैनल होता है। फिर मूव ऑन सीरियस टोन में कहती है, अब बाहर आ जाओ, स्कॉलर विथ 3 ब्रेन्स। मूव ऑन तुरंत रिएक्ट करता है और पर्पल एनर्जी के थ्रू एक स्ट्राइक लॉन्च करता है। अटैक के इम्पैक्ट से एरिया हिलता है और इल्यूजन पूरी तरह क्रैक होने लगती है। और फाइनली जब इल्यूजन टूटती है तो हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं, जो और कोई नहीं, द स्कॉलर विथ 3 ब्रेन्स, हा जिनवॉल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बैम्बू फॉरेस्ट के बीच मूव ऑन और हा जिनवॉल एक दूसरे के आमने सामने बैठकर शांति से टी पी रहे हैं। सडनली जिनवॉल मूव ऑन को देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने गोंगडोंग सेक्ट के मुगवांग को हरा दिया? मूव ऑन बिल्कुल शांत टोन में कप पकड़े हुए जवाब देता है कि मैं हारा नहीं है, ये बात तो पक्की है। ये जवाब सुनते ही जिनवॉल थोड़ा डीप सोच में चला जाता है और इंटरनली एनालाइज करता है कि मुगवांग का पर्सनैलिटी चाहे कितना भी बेकार हो, लेकिन उसकी फाइटिंग टेक्निक्स टॉप लेवल की हैं। फिर भी ये बंदा उससे डिफीट कर चुका है। उसे लगता है कि मूव ऑन बाहर से स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है ये भी एक मार्शल मास्टर है। फिर जिनवॉल मूव ऑन को टारगेट करते हुए कहता है, यू कनिंग बास्टर्ड। मूव ऑन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, माफ करना, तुमने क्या कहा? जिनवॉल अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर बड़ा अमाउंट के स्ट्रेंथ छुपा हुआ है जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है, और यही चीज तुम्हें कनिंग बास्टर्ड बनाती है। जिनवॉल का ये डायरेक्ट अटैक सुनकर मूव ऑन हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, वेल, मैं बस लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुन के जिनवॉल एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। फिर वो मूव ऑन के बात से अग्री करता हुआ कहता है, तुम्हारी इस बात में पॉइंट तो है, जो लोग अपनी स्ट्रेंथ को बेवजह शो करते हैं वो सच में ज्यादा लंबा नहीं जीते। फिर वो टॉन्ट मारते हुए आगे बोलता है, और जो लोग लंबा जीते हैं वो ऑब्वियसली तुम्हारी तरह चालाक होते हैं, लेकिन तुम दिखने में काफी ऑनेस्ट लगते हो, तो शायद तुम उतने भी चालाक नहीं हो। फिर वो अजीब सी शकल बना के मूव ऑन को घूरते हुए पूछता है, खैर इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर मेरा इल्यूजन डिस्ट्रॉय कैसे किया? जिनवॉल अपनी मास्टरी पर डाउट करते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर चाय की कप टेबल पर मारते हैं और खुद से कहते हैं, क्या मेरा अताक कमजोर था? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात थी। मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट थीं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अब तक एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी पूरी तरह मास्टर कर चुका हूं, तो क्या मुझे अभी भी अपनी स्किल्स को और पॉलिश करने की जरूरत है? वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, रुको, मुझे एक और बार देखने दो। फिर हम देखते हैं वो पागलों की तरह टेबल पर मैथमेटिक्स और जियोग्राफी की लाइंस ड्रॉ करने लगता है और बड़बड़ाता है, क्या मेरा एक्स एक्सिस कुछ ज्यादा ही वीक था? इसका मतलब मुझे वाई एक्सिस को भी दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करते हुए आगे बोलता है, और वो बफर जोन जो वाई एक्सिस के आसपास है, जहां से एनर्जी फनल आउट होती है, उस एरिया को मुझे थोड़ा और मजबूत बनाना चाहिए था। ये सब लिखने के बाद जिनवॉल खुद से कहता है, लेकिन ये सब तो काफी होना चाहिए था इल्यूजन के लिए, तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या थी? मूव ऑन चुपचाप बैठा टी पी रहा है और जिनवॉल की इन अजीब हरकतों को देख रहा है। मूव ऑन मेंटली सोचता है, इसने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के अचानक से कैलकुलेशन स्क्रिबल करना शुरू कर दिया। क्या दुनिया के सारे जीनियसेस ऐसे ही अजीब होते हैं? जिनवॉल अब तक हैरान है कि मूव ऑन ने उसकी लोकेशन इतनी आसानी से पिन पॉइंट कैसे कर ली। तभी मूव ऑन उसकी इस मैथमेटिकल ओवरथिंकिंग पर फुल स्टॉप लगाते हुए बहुत कामली बोलता है, रुक जाओ, मैंने वो इल्यूजन अपने किसी कैलकुलेशन से नहीं बल्कि सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के बेस पर डिस्ट्रॉय किया था। जिनवॉल एकदम से रुक जाता है और हैरानी से पूछता है, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स? मूव ऑन एक्सप्लेन करता है, हाँ, मैंने अपने सेंसेस का यूज करके एनर्जी को डिटेक्ट किया और बस सीधा उसी डायरेक्शन में अपनी स्वॉर्ड स्विंग कर दी। ये सुनकर जिनवॉल चौंक जाता है। वो टेबल पर हाथ पटकता है और सीरियस होके कहता है, लगता है तुम्हारे सेंसेस सच में कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एक गलत मूव और तुम वहीं खून की उल्टियां करते हुए आसानी से मर जाते। पर मूव ऑन क्यूरियोसिटी में पूछता है, लेकिन तुमने उस फोर्स और इतने बड़े स्केल का अटैक आखिर अनलीश क्यों किया? क्या तुम उस अटैक में स्काइज को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे? ये सुनकर जिनवॉल ईविल हंसी के साथ रिप्लाई देता है, स्काइज को? काश अगर मैं ऐसी कोई चीज कर पाता तो मजा आ जाते। इन सब बातों के बाद जिनवॉल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, कौन हो तुम? मतलब मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना, तुम आखिर किस बला का नाम हो? मूव ऑन कुछ देर शांति से जिनवॉल को देखता है, फिर अपने एम्प्टी टी कप में टी लीव्स को देखते हुए डीप टोन में कहता है, जिस तरह का आंसर तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास नहीं है। जिनवॉल उसे कट करते हुए कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है? फिर ये बताओ तुम आखिर यहाँ आए किस लिए हो? मूव ऑन सीधा मुद्दे पर आता है और बताता है, गोंगडोंग सेक्ट के मास्टर मुगवांग ने मुझसे कहा था कि हम दोनों का मिलना अच्छा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ये पता
लगाने के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था और तुम किस तरह के इंसान हो। ये सुनकर जिनव्योल शॉक में कहता है, तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि मुगवांग ने तुम्हें ऐसा करने को कहा? पागल हो क्या तुम? क्या तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स ने भी तुम्हें यही सब करने को कहा था? जिनव्योल मजाक उड़ाते हुए आगे बोलता है, अच्छा ठीक है, पूछो जो पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से इतना जवान क्यों दिखता हूँ और मेरी स्किन इतनी स्मूथ कैसे है। मूव ऑन को उसके जोक पर कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वो सीधा पॉइंट पर आते हुए कहता है, मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो आज से 6 मंथ पहले कुनमिंग में गायब हो गया था। ये सुनते ही जिनव्योल का मजाकिया टोन गायब हो जाता है। वो ध्यान से सुनता है और पूछता है, तुम्हारा मतलब व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट्स के किसी इंसान के बारे में? मूव ऑन कंफर्म करता है, हाँ बिल्कुल सही। मूव ऑन आगे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी पता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था? जिनव्योल थोड़ी देर सोचता है और मूव ऑन से एक सवाल पूछता है, क्या ये मिसिंग पर्सन तुम्हारा ब्लड रिलेशन है? मूव ऑन तुरंत रिप्लाई करता है, नहीं। जिनव्योल एक सीरियस और वार्निंग देने वाले टोन में कहता है, तो फिर मेरी एडवाइस यही है कि तुम इस इन्वेस्टिगेशन को गिव अप कर दो। मूव ऑन तुरंत मना करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिनव्योल पूछता है, तब भी नहीं जब इस मामले में तुम्हारी खुद की जान खतरे में पड़ सकती है? मूव ऑन सीरियस टोन में कहता है, ये इंसान इस काबिल है कि मैं उसके लिए अपनी जान रिस्क पर डाल सकूं। मूव ऑन का ये डिटर्मिनेशन देखकर जिनव्योल कुछ देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाता है। वो फाइनली मूव ऑन को एक लीड देता है, युक्षी जाओ। मूव ऑन थोड़ा कंफ्यूज होता है, युक्षी? जिनव्योल डिटेल बताता है, मुझे सारी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन उस सिटी के अंदर बहुत सारे अजीब और पिक्यूलियर इंसिडेंट्स हो रहे हैं और वहां का जो मार्केट फ्लो है वो भी मुझे काफी अनयूजुअल लग रहा है। जिनव्योल कंक्लूड करता है, जितना मैं समझ पाया हूं वो जगह उन मर्चेंट्स के गायब होने का मेन रीजन है। मेरे सेंसेस मुझे यही बता रहे हैं। मूव ऑन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और जिनव्योल को पोलाइटली पूछता है, क्या तुम इस सफर में मेरे साथ चलना पसंद करोगे? जिनव्योल दोनों हाथ हवा में उठा के फ्रीक आउट करने लगता है। वो चिल्ला के कहता है, तुम अचानक से ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किसको अपने साथ आने का इन्विटेशन दे रहे हो? उसके अलावा मैं भी तुम्हारे बारे में घंटा कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे पीछे पीछे कहीं भी क्यों जाऊंगा? मूव ऑन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं बस वही कर रहा हूं जो मेरा दिल मुझे करने को कह रहा है। जिनव्योल को ये जवाब किसी पागलपन से कम नहीं लगता। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। तुम तब से बस अपने सेंसेस और अपने दिल की बातें कर रहे हो। तुम कुछ ज्यादा ही बड़े रोमांटिक इंसान हो, है ना? जिनव्योल साफ मना करते हुए कहता है, मैं अपनी मर्जी से अपने पैर उस दलदल में क्यों डालूंगा? मैं अपनी जगह पर बहुत कंफर्टेबल और आराम की जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन मूव ऑन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला कहाँ था? वो जिनव्योल की आंखों में देखकर पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम बस डर नहीं रहे हो? फिर मूव ऑन बोलना शुरू करता है, जब मैं तुम्हें ढूंढने के सफर पर था तो मैं हर तरह के लोगों से मिला और उनमें से हर एक ने मुझे तुम्हारे अजीब बिहेवियर के बारे में बताया और तुम्हें क्रेजी लुनैटिक कहा। लेकिन जिस तरह से मैं चीजों को देखता हूं, तुम क्रेजी बिल्कुल नहीं हो। मूव ऑन साइकोलॉजिकली जिनव्योल को डिसमेंटल करता है। मुझे एक स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई चीज है जो तुम्हें बार बार एक कॉर्नर में पुश कर रही है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे एक्शंस को करीब से देखा तो मुझे उन सभी एक्शंस में एक कॉमन चीज नजर आई। एक पागल इंसान कभी भी रीजन नहीं समझ सकता, इसलिए उनके लिए लॉजिकली और रैशनली एक्ट करना नामुमकिन होता है। जिनव्योल चुपचाप शॉक में सब सुन रहा है। मूव ऑन अपनी बात कंटिन्यू करता है, मुझे लगता है तुम्हारा मेन गोल ह्यूमंस को बेहतर तरीके से समझना था। तुम देखना चाहते थे कि जब इंसानों को उनकी एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश किया जाता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं और इस चीज का इस यूनिवर्स की हार्मनी और लॉजिक पर क्या असर पड़ता है। और यही वो अल्टीमेट सच है जो तुम अपनी इस जर्नी के थ्रू ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ क्रेजी स्कॉलर? ये सुनकर जिनव्योल एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है। फिर वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम सच में इतना इंटरेस्टिंग पर्सन हो। जिनव्योल की हंसी घटती है। वो उठता है और वहां से पीछे मुड़कर जाने लगता है। जाते हुए वो कहने लगते हैं, खैर जो भी हो, मुझे युक्सी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लक विश करता हूँ। जमीन और आसमान के बीच लोग बसते हैं। मेरे होने से इस यूनिवर्स में एक बैलेंस बना रहता है और मेरे बिना इस दुनिया के पास एग्जिस्ट करने का कोई रीजन नहीं बचेगा। आखिरकार इस दुनिया को एग्जिस्ट करने के लिए मेरा एग्जिस्ट करना जरूरी है। मूव ऑन उसे जाते हुए देखता है और शांति से आखिरी सिप लेते हुए कहता है, टी के लिए शुक्रिया। अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक डार्क और हेविली रेनिंग लोकेशन पर, जहां बिजलियां चमक रही हैं और जोरदार बारिश गिर रही है। हमें पता चलता है ये जगह माइटी फिस्ट सेक्ट के अंडर है। एक सबॉर्डिनेट रिपोर्ट कर रहा है, व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट्स ने अपने लोगों को यहाँ मदद मांगने भेजा है। इन्हें मिलाकर 6 मर्चेंट ग्रुप्स ने हमसे मदद मांगी है और व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट्स को मिलाकर अब तक 6 से ज्यादा मर्चेंट ग्रुप्स यहाँ यूनान प्रोविंस में मिसिंग हो चुके हैं। फिर हमें एक बाहुबली जैसी फिगर दिखती है। ये है फॉर्मर पिलर ऑफ द नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट और करंट लीडर ऑफ द माइटी फिस्ट, द डीमन फिस्ट, जो च्योनवू। और जो सबॉर्डिनेट रिपोर्ट दे रहा था, ये उसका बड़ा बेटा जो वून क्योंग। वो बहुत ही सैड टून में कहता है,
फादर, हमें उन लोगों को अभी जाकर कंफर्ट करनी चाहिए। लेकिन च्योनवू एक रूथलेस निगाह से देखते हुए कहता है, मैं इस मैटर को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम खुद देखो और जाओ जाकर उन्हें कंफर्ट करो। वून क्योंग अपना सर झुकाता है और बाहर निकल जाता है। च्योनवू प्योंग को बुलाता है और तुरंत शैडोज में से एक ओल्ड मैन बाहर निकल के आता है। फिर हमें इनके बारे पता चलते हैं, ये प्योंग है, हेड ऑफ द माइटी फिस्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको द स्काई वॉच कहा जाता है। च्योनवू अपने बेटे के कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन शुरू करता है। मेरा बेटा एक बहुत बढ़िया लड़का है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है। अगर वो फ्यूचर में एक पावरफुल रूलर बनना चाहता है तो वो इन इमोशंस और फीलिंग्स में अटक कर नहीं रह सकता। च्योनवू प्योंग से पूछता है, तुम्हारा वून क्योंग के बारे में क्या ख्याल है? आपके वारिस के रूप में उसके सबॉर्डिनेट्स उस पे पूरा ट्रस्ट करते हैं और वो अपने काम में बहुत स्किल्ड है। मुझे लगता है वो अपना काम काफी अच्छी तरह कर रहा है। च्योनवू सीरियस टोन में कहता है, एक दिन वही मेरा सारा बिजनेस टेक ओवर करेगा। मुझे इस बात की बहुत टेंशन है कि वो आखिर मेरे डिसीजन पर कैसे रिएक्ट करेगा। ये साफ था कि कुनमिंग में जो मर्चेंट्स गायब हो रहे थे वो माइटी फिस्ट की साजिश का ही हिस्सा थे। च्योनवू स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है, जो भी हो इस पूरे गायब होने वाले अफेयर से वून क्योंग को कंप्लीटली दूर रखना। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो मुझे पूरा यकीन है वो इस ब्रुटैलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। प्योंग अपना सर झुका के अश्योर करता है, आप टेंशन मत लीजिए, वो एक एक करके स्टेप सीख जाएगा। आप एक टाइगर हैं, इसलिए यंग मास्टर भी डेफिनेटली एक टाइगर ही साबित होंगे। अब च्योनवू का असली खतरनाक रूप बाहर आता है। वो विंडो की तरफ घूमता है और घमंड से कहता है, मेरा इस यूनान प्रोविंस के एक छोटे से कोने में सेटल होने का कोई इरादा नहीं है। अगर मुझे वही सब करना होता तो मैं कभी सेक्ट लीडर जिन क्वान हो को बिट्रे नहीं देता, एक ऐसा इंसान जिसकी मैं बहुत दिल से इज्जत और सपोर्ट किया करता था। च्योनवू मास्टर जिन क्वान हो के बारे में सोच के फ्रस्ट्रेटेड होके कहता है, द नॉर्थ वॉल, जिन क्वान हो, जिसका फोकस सिर्फ साइलेंट नाइट को रोकने पर था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में उससे बड़ा बेवकूफ और कहीं नहीं देखा। जब उसके पास पूरी दुनिया पर कब्जा करने की उतनी मैसिव पावर थी तो वो इतना शांत कैसे रह सकता था? च्योनवू एक डिक्टेटर वाली स्टेटमेंट देता है, दुनिया में इससे ज्यादा बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट पावर हो और तुम उस पावर का इस्तेमाल करने से ही इनकार कर दो। वो फाइनली मेन ऑब्जेक्टिव पर आता है और प्योंग से कहता है, द हेवनली अलायंस मैटर को सीरियसली ले चुकी है और उन्होंने टैंग फैमिली को डिप्लॉय कर दिया है। टैंग फैमिली इस मैटर में आगे घुसे उससे पहले ही हमें इस काम को पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। प्योंग पूरा सपोर्ट दिखाते हुए कहता है, बिल्कुल, और यही कारण है कि मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक आया मास्टर। आप बस आगे बढ़ने पर फोकस कीजिए, बीच में जो भी छोटी मोटी परेशानी आएगी वो सब मैं संभाल लूंगा, आप बस रिलैक्स कीजिए। फिर प्योंग हैवी टोन में कहता है, खैर जो भी हो, मुझे इस बात की टेंशन है कि इस काम में हमें अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खून बहाना पड़ेगा। कम से कम हंड्रेड्स ऑफ पीपल या शायद उससे भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवाने वाले हैं। लेकिन च्योनवू बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, एक महान काम हमेशा एक कीमत मांगता है। अगर मैं इन छोटी मोटी नाराजगी और रिजेंटमेंट से डर गया होता तो मैं कभी भी इस रास्ते पर निकलता ही नहीं। फिर एक गूज बम्स देने वाला आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और च्योनवू एक कोल्ड टोन में कहता है, लगता है यहाँ बहुत ही जल्दी फिर से खून की बारिश होने वाली है। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।